हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे वॉइड एग्रीमेंट यानी शून्य करार क्या होते हैं, और इसके अलावा हम समझेंगे शून्य करणीय संविदा यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम में 3 से 4 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार। एक होता है शून्य संविदा यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होती है शून्य करणीय संविदा यानी कि इसको हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा होता है वैध संविदा जिसको हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि जो वैध संविदा होती है जिसकी शर्तें हम अपनी पहली ही वीडियो में समझ चुके हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो तो हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 10 हमें साफ बताता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं। उसमें सक्षम पक्षकार चाहिए, है ना, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट चाहिए। इसके अलावा वो शून्य घोषित ना हो, उसके लिए स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए, वो भी कैसा, विधिपूर्ण होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हमें सेक्शन 10 बता देता है कि उसके लिए क्या क्या शर्तें चाहिए। इसके अलावा एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। अब ये जो वॉइड एग्रीमेंट है इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2G यानी कि सेक्शन 2 में हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे आप लॉ के द्वारा लागू ही ना करा सको, मतलब आप इसे कानूनन इन्फोर्स ना करा सको, वो होता है वॉइड एग्रीमेंट। इसके अलावा अब एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य संविदा। ये तो शून्य करार है जो हम आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक होता है शून्य संविदा, ये भी सेक्शन 2 के जे में इसकी डेफिनेशन दी गई है। किसकी? शून्य संविदा की, जिसमें ये कहा गया है, उसका सिंपली मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय तो उसको आप लागू करा सकते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई आपके सामने जिससे आप उसको लागू ही नहीं करा सके थे, है ना। मतलब जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय लागू हो सकता है बट बाद में वो लागू नहीं हो सकता, उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा है कि पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बट बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिससे आप उसको लागू नहीं करा सकते। और ये जो शून्य करार है ये तो आपका वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये शुरू से ही एग्रीमेंट ही वॉइड है। तो ये हो गई वो चीज़। अब ये जो हमने समझा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप पहले लागू करा सकते हो लेकिन बाद में नहीं करा सकते, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम जो है मेरी लड़की सी से शादी कर लेना। अब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में सी की हो जाती है डेथ। अब ए ने जो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरी लड़की सी से तुम शादी कर लेना बी के साथ, यहाँ पर क्या हुआ, सी की डेथ होने से वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया वॉइड। अब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय तो उसको लागू कराया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब सी की क्योंकि डेथ हो चुकी है अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स ही नहीं करा सकते, तो ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। खैर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शून्य करार, फिर समझेंगे शून्य करणीय संविदा के बारे में। तो आई होप आपको चारों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। वॉइड एग्रीमेंट तो हम अब समझेंगे, उसके बाद शून्य करणीय संविदा समझेंगे, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो आपको समझ आ गया होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट को, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम समझ चुके हैं क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 से ही स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है भारतीय संविदा अधिनियम का कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। उसमें सक्षम पक्षकार चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति चाहिए, प्रतिफल और उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए, और उन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो। तो वॉइड एग्रीमेंट के लिए हम सबसे पहले हमें सेक्शन 10 देखना होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम समझ चुके हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए।
तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं शून्य करार को। शून्य करार मतलब शून्य, आपका जो एग्रीमेंट है वो शून्य है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो धारा है 2, उसी के अंदर दी गई है डेफिनेशन आपके शून्य करार की। अब शून्य करार का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको आप लॉ से इन्फोर्स ही ना करा सको। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? संविदा का मतलब क्या होता है? तो संविदा का मतलब होता है एक वो करार जिसको आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सको, एक ऐसा समझौता जिसे आप कानूनन लागू करा सको। अब संविदा का ही बिल्कुल उल्टा है शून्य करार, एक ऐसा करार जिसको आप लॉ की नज़र में या लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, उसको लागू नहीं करा सकते, उसी को कहते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट। अब ये वाले जो एग्रीमेंट है वॉइड एग्रीमेंट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ कहाँ दिए गए हैं? बहुत जगह आपको मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके। जैसे सेक्शन 20, तो सेक्शन 20 की अगर हम बात करें तो जब हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था? फ्री कंसेंट में आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक कंसेंट को, एक सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता। उसमें से एक आपका मिस्टेक भी था। तो जब दोनों पक्षकार किसी फैक्ट को लेकर मिस्टेक कर देते हैं या किसी ऐसी बात के लिए मिस्टेक कर देते हैं जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मिस्टेक के बेसिस पर भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो जो हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 20 जो मिस्टेक की बात कर रहा है। इसके अलावा सेक्शन 23 हमें क्या बता रहा था कि कौन कौन से हमारा कंसिडरेशन और कौन कौन से ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा प्रतिफल और उद्देश्य, कौन कौन सी दशाएं ऐसी हैं जिसमें वो लॉफुल माना जाएगा, वो विधिपूर्ण माना जाएगा। और अगर सेक्शन 23 में जो परिस्थितियां दी गई हैं, है ना, हम एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन सबको, तो सेक्शन 23 में जो भी कंडीशंस दी गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई भी एक बात है आपके प्रतिफल के साथ या आपके उद्देश्य के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वहां पर भी वो वॉइड माना जाएगा। तीसरा है धारा 24। धारा 24 में ये बताया गया है कि प्रतिफल या उद्देश्य आपका अगर कुछ भाग ही अवैध है या विधि विरुद्ध है, मतलब वो पूरा का पूरा आपका विधि विरुद्ध नहीं है। सेक्शन 23 तो ये कह रहा है, 5 बातें बता रहा है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होगा। बट सेक्शन 24 ये बता रहा है कि अगर उसका कुछ भाग भी अवैध है ना, आपके प्रतिफल का या आपके उद्देश्य का, तो भी वो क्या माना जाएगा? वो वॉइड ही माना जाएगा जो आपने एग्रीमेंट किया है। कैसे? मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो, मैं तुम्हें इसके बदले में चरस दूंगा। अब यहाँ पे बी जो ए को दे रहा है 10,000 रुपये, वो तो वैलिड है, वो कैसा है कंसिडरेशन, कैसा प्रतिफल है? बिल्कुल सही प्रतिफल है। लेकिन ए जो उसके बदले में उसको चरस दे रहा है या गांजा दे रहा है या जो भी अगर ऐसी गलत चीज़ दे रहा है जो लॉ की नज़र में गलत है, उसका पार्शली प्रतिफल का आधा भाग कैसा है? ये गलत है, लॉफुल नहीं है, तो यहाँ पर भी वो हो जाएगा वॉइड। इसके अलावा सेक्शन 25 हमें बताता है बिना प्रतिफल के करार, यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई प्रतिफल ही नहीं है, तो फिर वो भी शून्य होगा। कंसिडरेशन तो चाहिए ना, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए प्रतिफल ज़रूर होना चाहिए, आपको बदले में रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है, प्रतिफल ही नहीं है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब जो आपने एग्रीमेंट किया वो वॉइड होगा, है ना, वो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इसके भले ही कुछ अपवाद हैं। अब इसके 3 अपवाद हैं सेक्शन 25 के ही, कि कब बिना प्रतिफल के भी आपका जो भी आपने एग्रीमेंट किया है वो वॉइड नहीं होगा। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो यही है कि अगर आप किसी के साथ नेचुरल लव और अफेक्शन में, मतलब नैसर्गिक प्रेम और स्नेह में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर वॉइड नहीं होगा। कैसे नेचुरल लव और अफेक्शन का मतलब कैसे? जैसे ए जो है वो फादर है और बी जो है वो सन है, मतलब ए जो है वो पिता है और बी जो है वो बेटा है। अब बी के जो फादर हैं ए, वो इसको एक मोटरसाइकिल दिलाते हैं, ठीक, मोटरसाइकिल दिला दी, लेकिन मोटरसाइकिल दिलाई बेटे को, बट बदले में उससे कुछ नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने नेचुरल लव की वजह से बी के लिए किया था, क्योंकि वो उनका बेटा था, तो बदले में फादर को कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो वॉइड हो जाएगा जो उन्होंने उसके साथ किया है। तो यहाँ पर ये बात मानी गई कि अगर कोई किसी के लिए नेचुरल लव में किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी मान्य होगा। लेकिन वो जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है।
इसी तरीके से दूसरा जो अपवाद है इसका वो ये है कि पहले की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन। मान लो आपने पास्ट में किसी के लिए कोई काम किया और पास्ट में आपने किसी के लिए कोई काम कर दिया, किसी का कोई चीज़ ढूंढ कर ला दी और उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है बाद में कुछ पैसे दूंगा इसके बदले में, तो वो उसने आपको एक तरीके से वचन दिया। ये फ्यूचर कंसिडरेशन की यहाँ पे बात आ रही है, मतलब भविष्य में आपको वो कुछ प्रतिफल देगा उसके बदले में। या मान लो ए ने बी का बंटवा ढूंढ दिया, अब ए ने बी का बंटवा ढूंढा तो बी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इस डेट को या फिर मैं तुम्हें बाद में कुछ पैसे दूंगा क्योंकि तुमने मेरा पर्स ढूंढ कर दिया है। तो यहाँ पर भी ये अगर पहले आपने किसी के लिए कुछ किया है और वो बाद में आपको फ्यूचर में उसका कंसिडरेशन देने के लिए कहता है तो वो भी यहाँ पर मान्य हो जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन है अवधि बाधित ऋण का। अवधि बाधित ऋण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम बार्ड डेप्थ। अब देखो एक लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर आपने मान लो, चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ए ने बी से जो है वो कर्ज लिया था। अब बहुत टाइम बीत गया है ना, ए ने जो कर्ज लिया था बी से उसे उसने चुकाई नहीं, ना ही बी ने कभी उससे मांग की कि भाई मेरा जो कर्ज है वो मुझे वापस दो। अब बहुत साल के बाद जब बात बहुत पुरानी हो गई, बी जो है वो कोर्ट चला गया कि अब इससे मेरा जो है वो कर्ज वापस दिलाओ। तो ऐसे मामले में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अब मुझे इससे कर्ज वापस चाहिए। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट तो आपसे ये कहेगी ना कि तब आप कहाँ थे, जब आपका टाइम था उससे कर्ज वापस लेने का, आप उस समय कहाँ थे। तो यही यहाँ पे सारी बातें कही गई हैं कि अवधि बाधित ऋण, यानी कि अगर परिसीमा विधि के द्वारा जो आपका लिमिटेशन लॉ बनाया हुआ है उस लॉ के द्वारा जो भी टाइम पीरियड दिया गया है किसी डेप्थ के लिए, किसी कर्ज को चुकाने के लिए, और वो कर्ज आपने उस टाइम के रहते नहीं मांग की उसकी, तो आप बाद में नहीं ले सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो इसके बदले कोई कंसिडरेशन, कोई प्रतिफल ही नहीं मिला। तो ये हो गया तीसरा एक्सेप्शन। तो सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर बिना प्रतिफल के आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो वॉइड होगा। लेकिन इसके जो 3 एक्सेप्शन है, अगर वे वाली सिचुएशन है, वो तीनों सिचुएशन है, आपने किसी के लिए नेचुरल लव अफेक्शन में कुछ किया हो, यानी कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह में कुछ किया हो, या आपने पहले किसी के लिए कोई काम किया था, बाद में वो आपको फ्यूचर में कोई प्रतिफल देने की बात कर रहा है, तो चल जाएगा बिना प्रतिफल के। या फिर आपका टाइम बार्ड डेप्थ हो, मतलब आपका परिसीमा विधि के द्वारा वो जो ऋण था जो आपने किसी को कर्ज दिया था और उसका टाइम पीरियड निकल गया हो। तो ये 3 एक्सेप्शन है। इसके अलावा सेक्शन 26 में भी यही बात कही गई है कि कब आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो विवाह में अवरोध डालने वाला करार, अगर आप किसी की शादी में, किसी के विवाह में अवरोध डालने के लिए किसी से कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो भी आपका वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी की शादी में रुकावट नहीं डाल सकते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर किसी माइनर की शादी हो रही है, किसी नाबालिग की शादी हो रही है, और आप उसको रोकने के लिए, उसकी शादी को रोकने के लिए किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, तो वो वहाँ पर गलत नहीं होगा। बस यही इसका एक एक्सेप्शन है। इसके बाद है सेक्शन 27, ये कहता है व्यापार में अवरोध डालने का करार। आप अगर किसी के व्यापार में, किसी के काम में अवरोध डालने के लिए किसी से कोई एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो भी गलत होगा और वॉइड होगा। उस एग्रीमेंट को भी हम वैलिड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर किसी कारोबार की गुडविल आपने बेच दी है ना, गुडविल बेच दी। अब गुडविल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक एरिया में बिजनेस कर रहा है या एक एरिया में कोई काम कर रहा है, अब उसी एरिया में आप उससे एक तरीके से ये एग्रीमेंट कर लो कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में प्लीज़ तुम यहाँ पर ये वाला काम मत करना जो हम पहले से कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले से ही मतलब वो गुडविल बेच दी हो, उस कारोबार की साख, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कारोबार की साख, वो अगर बेच दी तो फिर आप उससे, जिसने उस चीज़ को ख़रीदा है, जिसने आपके काम को या आपसे कोई भी चीज़ खरीदी है, तो वो आप उससे एग्रीमेंट कर लोगे, आप उससे करार कर सकते हो कि भाई किसी स्पेसिफिक जगह पर आप उसके अंदर वहाँ तक कारोबार नहीं चलाओगे जहाँ तक मैं वो करता हूँ, मतलब मेरा कारोबार चलता था। तो जब तक खरीदने वाला या गुडविल में हक रखने वाला कोई व्यक्ति उन सीमाओं के अंदर अगर कारोबार चला रहा है तो वो चलाता रहेगा, अगर आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया है। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पर कि कारोबार में अवरोध डालने के लिए भी आप किसी के साथ कोई भी करार नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पर सेक्शन 28 आता है। इसके बाद विधिक कार्यवाहियों में अवरोध डालने, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में या कहीं पर भी, और आप उसमें अवरोध डालने के लिए, बाधा डालने के लिए किसी से कोई एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो भी गलत होगा। इसके अलावा अनिश्चित करार, अनिश्चित होता है मतलब जो बिल्कुल ही सर्टेन ना हो। तो धारा 29 ये कहती है
कि अगर आपने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसका मीनिंग ही निश्चित ना हो या आप उसका मीनिंग निश्चित ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो ए जो है वो बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। अब इसमें यही नहीं पता लग रहा कि किस तरीके का तेल देगा, नारियल का तेल कह रहा है, सरसों का तेल कह रहा है, ये पता ही नहीं। तो बिल्कुल अनिश्चित है ना किस तरीके का एग्रीमेंट है, बिल्कुल मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए, एकदम निश्चितता होनी चाहिए आपके एग्रीमेंट में। अगर उस एग्रीमेंट में निश्चितता नहीं है तो वो एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 30 यानी कि धारा 30 ये बात करती है बाजी के करार की। अब आपने किसी के साथ बाजी लगा ली, बाजी लगाते हैं लोग है ना कि कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, नहीं हुई तो तुम मुझे पैसे देना। तो अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी वॉइड ही होता है ना, क्योंकि लोग किस्मत पे छोड़ देते हैं कि कल बारिश हुई तो मुझे इतने पैसे देना, नहीं हुई तो मैं दूंगा। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो बाजी माना जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये वाले जो आपके जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है। इसके अलावा सेक्शन 56 में भी कुछ ऐसी ही बात की गई है। सेक्शन 56 यानी धारा 56 में कहा गया है कि अगर कोई आप ऐसा करार कर लेते हो जो किसी ऐसे काम को करने के लिए होता है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और उस इम्पॉसिबल काम के लिए आप किसी से एग्रीमेंट कर लो तो वो भी आपका वॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में शादी के लिए एग्रीमेंट करते हैं, शुरू में करते हैं कि हम दोनों आपस में जो है वो शादी करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पर अब कर रहा है किसके लिए करा, चलो मान लो चलो इसने सी के लिए करा। अब सी तो पहले ही मर चुकी है, जिसके लिए करा था दोनों ने आपस में नहीं करा बल्कि इन्होंने सी की से किया कि बी जो है वो सी से शादी करेगा। अब सी तो पहले ही मर गई, अब ये काम तो इम्पॉसिबल हो गया ना, जब सी पहले ही मर चुकी है तो कैसे करेगा बी सी से शादी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो सेक्शन 56 ऐसा कह रहा है कि अगर आप किसी इम्पॉसिबल काम के लिए कोई करार करते हो तो वो भी आपका वॉइड ही होगा। अब चलो वॉइड एग्रीमेंट से ही रिलेटेड कुछ केस लॉ देख लेते हैं। सबसे पहला केस है राजरानी वर्सेस गुलाब रानी, 1942 का केस है और ये है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड कि अगर आप किसी की शादी को रोकने के लिए कोई किसी से एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो वॉइड होगा। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, देखो इस केस में होता क्या है कि दो विधवाएं थी, मतलब दो विडोज थी। उन्होंने आपस में ये समझौता किया, ये करार किया कि अगर कोई दोबारा शादी करेगी ना उनमें से तो वो प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा खो देगी, मतलब दोनों में से जो भी दोबारा शादी करेगी उसका प्रॉपर्टी से हिस्सा खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच किया गया है कि दोनों विडोज में से जो भी शादी करेगी वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा खो देगी, इस एग्रीमेंट को हम वॉइड नहीं कह सकते, मतलब इसको हम शून्य नहीं कह सकते। ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसको आप कोर्ट से इन्फोर्स ना करा सको, क्योंकि ये किसी भी तरीके से शादी का अवरोध नहीं करता। कोर्ट ने इसमें ये माना, शादी में अवरोध नहीं माना कोर्ट ने, इसको कहा कि वो इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि शून्य है। इसके बाद आता है गुथिंग वर्सेस लीन का केस। ये भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपका, शून्य करार से ही रिलेटेड, और ये है आपका सेक्शन 29 से संबंधित, जो अभी हमने समझा कि अगर किसी एग्रीमेंट में निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर उसमें क्या होगा, वो भी वॉइड ही होगा एग्रीमेंट। तो यहाँ पे गुथिंग वर्सेस लीन के केस में होता क्या है कि ए जो है, मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है और वो एक घोड़ा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि अगर वो घोड़ा भाग्यशाली निकला तो वो 5 पाउंड ज़्यादा देगा, मतलब जिससे उसने खरीदा है तो उसको 5 पाउंड ज़्यादा देगा। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एग्रीमेंट किया गया है इसमें कोई निश्चितता तो नज़र आ ही नहीं रही, ये तो अनिश्चित है कि निकला तो तब तुम्हें पैसे दूंगा फालतू। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट है आपका ये वॉइड है, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि कोई निश्चितता नहीं थी, सर्टेनिटी नहीं थी। इसके बाद आता है हिल बनाम विलियम हिल, 1949 का केस है। ये केस आपका संबंधित है बाजी के करार से, जो हमने अभी धारा 30 में पढ़ा है कि बाजी के करार क्या होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस संबंध में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति बाजी लगाता है, मतलब बाजी लगाने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल से समझा था कि अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ना हुई तो तुम मुझे पैसे देना, तो ये होती है एक तरीके की बाजी लगाना। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बाजी के एग्रीमेंट में किसी से कोई चीज़ जीत भी लेता है, कुछ पैसे जीत लेता है, कोई चीज़ जीत लेता है, तो उसको आप प्रतिफल मानकर भी आप कोई दूसरा करार नहीं कर सकते। मतलब जब बाजी का करार सेक्शन 30 में वॉइड बता दिया गया है कि ये बिल्कुल शून्य है, बाजी लगाओगे किसी के साथ और आपको अगर उसमें कुछ नहीं मिला तो आप फिर उसे कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये थोड़ी ना है कि कल अगर बारिश हो गई जिसके साथ आपने ये एग्रीमेंट किया था कि बारिश ना हुई तो तुम मुझे पैसे देना, अब
मान लो ऐसा कुछ हो गया, उसका उल्टा हो गया, है ना, आपको पैसे नहीं मिले, अब आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसे कोर्ट से लागू कराने जाओगे या आप सामने वाले पे केस फाइल कर दोगे, क्योंकि धारा 30 में साफ कह रहा हुआ है कि वॉइड होगा ऐसा एग्रीमेंट। तो कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई बाजी के करार में कोई चीज़ या पैसे जीत भी लेता है तो उसको भी आप प्रतिफल मानकर कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों केस हैं ये आपके शून्य करार यानी वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि शून्य करार क्या होता है। तो शून्य करार वही होता है जिसको आप कोर्ट से इन्फोर्स ना करा सको, आप विधि द्वारा उसको लागू ना करा सको। इसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्य करणीय संविदा। सबसे पहले इसको डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले ये समझो कि शून्य करणीय संविदा क्या होती है। पहले समझो कि वॉइडेबल क्या होता है। तो वॉइडेबल या शून्य करणीय का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों में से एक दूसरे की किसी हरकत की वजह से, मतलब दो लोग हैं, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, और दूसरे ने कोई ऐसा काम कर दिया या दूसरे ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिस कारण कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की पावर दूसरे व्यक्ति के पास है। मतलब मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब यहाँ पर बी ने कोई ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से ए के पास ये पावर है कि वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं शून्य करणीय संविदा यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरी पार्टी के पास जब उसको ख़त्म करने की पावर होती है, जब एक पार्टी कोई हरकत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे दूसरे को गलत लगे, तो उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और उससे एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करा सकती है। डेफिनेशन समझो, सेक्शन 2 में ही दी गई है। शून्य करणीय संविदा वो संविदा है जो उसके एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर तो लागू हो सके, लेकिन दूसरे पक्षकारों के विकल्प पर उसको लागू ना कराया जा सके। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि दो पार्टी हैं, दो में से एक उसको लागू कराना चाह रही है, बट दूसरे को वो चीज़ सही नहीं लग रही है क्योंकि दूसरे ने कुछ ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसी हरकत कर दी जो उसको सही नहीं लग रहा है, अब वो उसको ख़त्म कराना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करणीय संविदा जिसे हम कहते हैं। अब हम समझेंगे कि शून्य करणीय संविदा को कहाँ कहाँ दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो सेक्शन 19A और 53 यानी 53 और 55 एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धारा 19 की। जो धारा 19 है वो हमें बताती है कि जब सहमति किसी व्यक्ति की किसी कॉन्ट्रैक्ट को कराने के लिए कोर्शन यानी कि परपीड़न, डरा धमकाकर जिसे हमने समझा था, कपट के माध्यम से या मिथ्या वर्णन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ले ली जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं होता, बल्कि वो होता है वॉइडेबल। हमने क्या समझा था फ्री कंसेंट में? हमने समझा था ना कि कब कब कोई कंसेंट या कोई सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। तो कब वो स्वतंत्र नहीं होगी? हमने समझा था कि जब वो परपीड़न से ली गई हो, असम्यक असर से ली गई हो, कपट के द्वारा ली गई हो, दुर्व्यपदेशन से ली गई हो या भूल से ली गई हो। मिस्टेक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट में, तो वो तो चला जाएगा वहाँ पे। अब हमारे सामने बचता है परपीड़न, कपट और मिथ्या वर्णन। अगर इनमें से किसी भी एक आधार पर किसी की कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सहमति ले ली गई है, तो वहाँ पर दूसरी पार्टी के पास ये विकल्प होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि क्योंकि उसकी सहमति इस तरीके से ली गई है, उसे डरा धमका कर, उसके साथ फ्रॉड करके, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करके, दुर्व्यपदेशन करके, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करनी है यानी वॉइडेबल करा सकती है। सेक्शन 19A ये हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की सहमति असम्यक असर के द्वारा ली गई है, मतलब उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर अगर किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस व्यक्ति से सहमति उस पर गलत असर डाल के ली गई है, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। और किस सेक्शन के अंदर होगा? सेक्शन 19A। इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है। सेक्शन 19 में 3 की बात की गई थी, परपीड़न, कपट और मिथ्या वर्णन की, और यहाँ पर बात की गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर की। इसके बाद आता है सेक्शन 53। ये कहता है कि जब किसी संविदा में पारस्परिक वचन निहित हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का पालन करने से रोक देता है, तो यहाँ पर भी जो आपकी संविदा होगी वो शून्य करणीय हो जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए गया बी के पास अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए कि मुझे जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। अब बी क्या कर रहा है कि बी जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करने दे रहा,
उसको रोक देता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों के बीच में हुआ था, क्योंकि बी ने ए को रोक दिया है कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने से, तो यहाँ पर माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो गया। तो यहाँ पर ये आपका जो सेक्शन 53 है वो यही बता रहा है कि जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने से, उसका पालन करने से रोक दिया गया है, उसके विकल्प पर वो संविदा वॉइडेबल होगी या शून्य करणीय होगी। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन 55 यानी धारा 55। ये कहती है कि जब संविदा का एक पक्षकार किसी काम को निश्चित समय के अंदर करने का वचन देता है लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ रहता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, और दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक फिक्स डेट को हम ये काम करेंगे, बट वो काम ही नहीं हो पाता उस फिक्स डेट को, तो वहाँ पर भी जो पार्टी उस काम को उस फिक्स डेट पर नहीं कर पाई है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को बोला कि तुम मुझे 20 मार्च को, चलो यहाँ पे फिक्स डेट रख लेते हैं 20 मार्च तक सामान दे देना, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को या इससे पहले सामान लेने का है। अब अगर इस फिक्स डेट पर ही सामान नहीं दिया गया तो ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे और या फिर वेट करे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यही फ़ायदा होता है कि सामने वाली पार्टी या तो वेट कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। तो इस तरीके से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक पार्टी ख़त्म कर सकती है सामने वाले की गलत हरकत की वजह से या उसके किसी ऐसे काम की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं किया गया है, तो उसी को बोलते हैं हम शून्य करणीय संविदा या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आज की वीडियो में आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा, वैलिड वॉइड एग्रीमेंट समझ आ गया होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने समझा कि क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने समझा क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।